नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, इसमें किसी एक की हार होती है और किसी एक की जीत होती है और यही हाल खेल का भी होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कांटे की टक्कर मानी जा रही थी वो साफ तौर पर नजर भी आई। लेकिन अगर कोई एक जीत जाता है तो क्या हारने वाले लोगों के समर्थकों को हिंसा करने की छूट मिल जाती है? क्या उन्हें ये समझ नहीं आता है कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अगर किसी पर हमला किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन शायद कुछ लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है और अपने नेता के लिए इतना ज्यादा अंधा हो गए हैं कि किसी की जान से खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने बिल्कुल हैरान और परेशान कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी जो खबर सामने आई है उसने कांग्रेसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में हम बताते हैं। और कहा जाता है कि इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, लेकिन आज लोग सिर्फ चुनाव के नतीजों को देखने के बाद अपना आपा खो देते हैं और जानलेवा हमला तक कर देते हैं। देश में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला तो विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने कानून को हाथ में ले लिया। दरअसल जो खबर सामने आ रही है उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक धर्म विशेष के लोगों के मन में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर कितना जहर भरा हुआ है। कर्नाटक के मैंगलुरु की घटना ने यह साबित कर दिया है कि कैसे विपक्षी पार्टियों की तरफ से लोगों को गुमराह किया जाता है। जहां एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण का जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर कर मारा गया, उन्हें चाकू से गूदा गया। बाकायदा 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिलों से पीछा कर रोका और हमला किया। इस हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला 9 जून 2024 का है, जहां बेंगलुरु के बोलियारू गांव में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बेरहमी से चाकुओं से गोद डाला, क्योंकि वो मोदी सरकार की वापसी का जश्न मना रहे थे। इस हिंसा का निशाना बनाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम हरीश, अंचन और नंद कुमार है। इसके अलावा कृष्ण कुमार नाम का बीजेपी कार्यकर्ता भी इस हमले में घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक मुदीपुर गांव के पास बोलियारू गांव में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का जश्न मना रहे थे। उन्होंने सड़कों पर रैलियां भी निकाली और नारेबाजी भी की थी, लेकिन जैसे ही ये रैली बोलियार गांव की मस्जिद के सामने से गुजरी, फौरन ही स्थानीय लोगों ने बाइकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाधान रेस्टो बार के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। उन्होंने पीएम मोदी और लोकसभा चुनाव में जीते ब्रजेश चोटा के पक्ष में नारेबाजी से मना करते हुए बीजेपी के नारों को बंद करने के लिए कहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मामूली कहासुनी के फौरन बाद ही 25 से 30 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें हरीश और नंद कुमार बुरी तरह से घायल हो गए। इसी हमले में कृष्ण कुमार नाम के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी काफी चोटें आई, जिसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पहने गए भगवा दुपट्टे और कपड़े भी फाड़ दिए। हमलावर लोगों के हमले में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां पर डेरा कल्टे क्षेत्र के केएस हेगड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं में से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जबकि यहां पर दूसरे जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। मंगलुरु पुलिस ने हमलावरों के इस हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है। साथ ही मुदीपुर गांव और बोलियारू गांव में हिंसा और बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की गई, जिन्होंने घटना की काफी आलोचना की है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर में 4 नामजदों को शामिल किया है और कुछ अन्य की भी पहचान कर ली गई है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर मौजूद है और इस केस में बशीर, सिद्दीक, मोनू, अबू बकर और 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुस्लिम भीड़ ने हमला करने से पहले
कार्यकर्ताओं को गालियां दी और धमकाया भी। उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोदी का समर्थन करने की, हम तुम सबको जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 143, 147, 148, 504, 506, 323 और 324, 307, 149 के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब जरा सोच कर देखिए, जिस तरह से ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ये लोग हमलावर हैं, उससे कुछ भी करने की क्या इन्हें इजाजत मिल गई है? इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों के समर्थकों की हार के बाद बौखलाहट साफ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भी कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 4 जून को हुए शेयर बाजार में भारी गिरावट में सीधे तौर पर शामिल थे। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी निवेशकों का 30 लाख करोड़ रुपया डूब गया। इसलिए इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर करके केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को भी शेयर बाजार में गिरावट और निवेशकों को हुए नुकसान पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। शेयर बाजार में गिरावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दायर ये याचिका अडानी हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस साल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और केंद्र सरकार से यह जांच करने को कहा था कि क्या अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आचरण में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता आई और भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ। अदालत ने यह फैसला लिया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक हेरफेर के आरोपों पर कोई कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने सेबी और सरकार को उसके द्वारा पहले नियुक्त एक विशेष समिति की सिफारिश पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने का सुझाव दिया था। अधिवक्ता विशाल तिवारी की तरफ से दायर इस याचिका में तर्क दिया गया था और यह स्पष्ट नहीं है कि सेबी ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लंबित जांच पूरी की है या नहीं, न्यायालय को कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है या नहीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है या नहीं। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि नुकसान उठाने वाले लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या किसी कॉरपोरेट ग्रुप द्वारा कुछ अनियमितताओं और उल्लंघनों की वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीय शेयर बाजार में जनता के पैसे को बड़ा नुकसान हुआ है। इस संबंध में सेबी द्वारा की गई जांच के नतीजों को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए ताकि चीजें छिपी और दबी हुई ना रहें। तिवारी ने याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन जब वास्तविक नतीजे घोषित हुए तो शेयर बाजार में गिरावट आई। इसलिए सवाल उठता है, क्या नियामक प्राधिकरण और तंत्र विफल हो गया? क्या एग्जिट पोल आने के बाद फिर से कुछ हेरफेर किए गए थे? इसको लेकर याचिका में शीर्ष अदालत के 3 जनवरी के निर्देशों के अनुसार अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए सेबी को निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और सेबी दोनों को 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार गिरावट और निवेशकों के हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले में राहुल गांधी ने 6 जून 2024 को कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून की गिरावट को सबसे बड़ा शेयर बाजार गिरावट घोटाला कहा जाएगा। उन्होंने कहा था कि फर्जी एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार को ऊपर धकेल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि 3 जून को बाजार में रिकॉर्ड लेन-देन देखी गई थी, फिर एक दिन बाद वोटों की गिनती के बाद बाजार में गिरावट आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव के दौरान पहली बार शेयर बाजार पर टिप्पणी की थी। उन्होंने सवाल किया था, हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले 5 करोड़ परिवारों को विशेष निवेश सलाह क्यों दी? क्या लोगों को निवेश सलाह देना उनका काम है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शेयर बाजार को लेकर दिए गए बयान को लेकर शेयर बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि ये बयान सेबी के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की तरफ से दिया गया विशुद्ध राजनीतिक बयान है और उसमें व्यावसायिक विचार शामिल नहीं है और न ही किसी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए कहा गया है। रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के सुमित अग्रवाल और सेबी के पूर्व अधिकारी ने
ईटी मार्केट्स को बताया कि पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा दिए गए बयान राजनीतिक प्रकृति के हैं। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये बयान व्यावसायिक विचारों या विशेष स्टॉक के संदर्भ में दिए गए थे, तब तक उन्हें सेबी यानी निवेश सलाहकार विनियम 2013 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यानी कुल मिलाकर मोदी 3.0 आने के बाद पूरी तरह से विपक्ष बौखला गया है। लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे विपक्ष की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।